हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि व्यंजन को संयुक्त कैसे करते हैं, इसके करने की विधि कैसे है। व्यंजन को संयुक्त करने की विधि आज जानेंगे, कैसे एक व्यंजन दूसरे व्यंजन के साथ संयुक्त होता है, मिलकर मिलता है और वो कैसे लिखाता है। तो स्टूडेंट्स, व्यंजन पहले जान ले। व्यंजन कितने हैं? व्यंजन 33 है। कौन कौन है वो 33? क, इसको लिख दे रहे हैं ताकि समझने में तुम लोगों को आसानी होगा। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ और न, टवर्गीय न। त, थ, ग, घ और न। प, फ, ब और प, ब, भ, भ, य, र, ल, व, तलविषा, मूर्धन्यसा, दंतसा और ह। ये 33 जो है वर्ण, ये व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण वास्तविक रूप में ये है व्यंजन। इसको हम अलग कर सकते हैं, इसको दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। क को दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, क जोड़ अ, तब ये बना क। अगर क होगा तो इस कैसे टूटेगा? क जोड़ आ तो बनेगा का। तो क व्यंजन जो है ये 33 व्यंजन, इसको दो प्रकार में बांट दिया गया। इस व्यंजन को 33 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 जा 25 प्लस 4 प्लस 4। ये 33 वर्ण को, इस 33 वर्ण को दो भागों में, दो प्रकार में बांट दिया गया। पहला है पाई वाले व्यंजन, पाई वाले व्यंजन, और दूसरा बिना पाई वाले व्यंजन। इन 33 वर्णों को, इन 33 व्यंजन वर्णों को दो प्रकारों में बांट दिया गया। पहला पाई वाले व्यंजन, दूसरा बिना पाई वाले व्यंजन। अब ध्यान दो कि देखो इस पाई है क्या, बोलो, पूछोगे कि मैम पाई क्या है। पाई एक तरह से समझो कि पैर जिसके ऊपर खड़ा होना है। जैसे चारपाई, चारपाई वो जो चारपाई है, चारों कोना में पैर है उसका, इसलिए उसका नाम पड़ा चारपाई, जिसके ऊपर वो खड़ा है। कुर्सी, कुर्सी में भी चारपाई है, चार पैर उसका लगा हुआ है जिसके ऊपर वो खड़ा है। हम लोग भी दो पाई हैं, दो पैरों वाले हैं, हम लोग में भी दो पाई है, उसी के ऊपर हम लोग खड़े हैं। तो पाई हो गया जिसके ऊपर खड़ा है, समझो एक तरह से पैर जो इसको सहारा दे रहा है। तो हम देखें कि इसमें से इन 33 व्यंजन वर्ण में कौन कौन से वर्ण जो है वो पाई वाले हैं। देखो, पाई हो गया इसमें, ये जो लाइन खींचा हो ना, ये हो गया वर्ण का पाई। ख का हो गया ये पाई, ग का ये पाई। तो इस तरह के कितने पाई हैं, कौन कौन से हैं? क पाई वाले हैं, ख है, ग है, घ है। अंग देखो नहीं है, ये बिना पाई वाले व्यंजन है। च में है, छ में नहीं है, ये बिना पाई वाला हो गया। ज में है, झ है, इय है,
त में नहीं है पाई, ठ में नहीं है, ड में नहीं है, ध में नहीं है, टवर्गी न में है, त में है, थ में है, द में नहीं है पाई, ध में है, न में है, प है, फ है, ब है, भ है, म है, य में नहीं है, सॉरी य में तो है, य में है, र में नहीं है, ल में है, व में है, तालवेशा, मूर्धन्यसा, दंसा, फिर ह में नहीं है। तो कितने हो गए बिना पाई वाले? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी 9 जो है ये बिना पाई वाले हैं, बाकी जो है वो सारे पाई वाले हैं। सॉरी। तो सबसे पहले हम जाने कि पाई वाले व्यंजन जो है वो संयुक्त करने की विधि क्या है उसकी। पाई वाले व्यंजन को संयुक्त करने की विधि जानेंगे आज के इस वीडियो में। पाई वाले व्यंजन को जब हम किसी संयुक्त कैसे होता है? संयुक्त कब होगा? जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे, संधि करेंगे, मेल करेंगे। तो पहला वाला जो होता है वर्ण, व्यंजन वर्ण, वो स्वर रहित होता है। स्वर रहित यानी ऐसे लिखाएगा, हलंत लगा हुआ, आधा आधा लिखाएगा तो उसमें व्यंजन लगेगा। तो इसमें जो दो संयुक्त होंगे, जैसे मान लो पक्का, प आधा क या का ऐसे लिखे, या फिर इसको ऐसे ही आधा क है, इसको जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे आधा क लगाकर, नहीं तो ऐसे संयुक्त करके लिखेंगे। ये इसका आधा क और ये हो गया पूरा क। तो पाई वाले जो संयुक्त जब करेंगे तो उसमें एक आधा व्यंजन होगा हलंत लगा हुआ, और दूसरा जो है वो पूर्ण होगा। इस तरह से ये दोनों संयुक्त करेंगे तो पहला हम जानेंगे कि पाई वाले व्यंजन कैसे संयुक्त अन्य व्यंजन के साथ कैसे संयुक्त होते हैं। तो पाई वाले जो व्यंजन हैं, इनको जब हम किसी दूसरे व्यंजन वर्ण से संयुक्त करते हैं, जोड़ते हैं, तब उनका पाई जो है वो हट जाता है। जैसे का इसमें भी जो पाई वाले व्यंजन है, इसमें भी देखोगे कि दो जो है ये थोड़ा अलग है, इसका और फ का। ये जो दो है क और फ, इसमें पाई कहाँ लगा है? बीच में। बाकी ध्यान दो, सबका किनारे में पाई लगा हुआ है। जितने भी पाई हैं वो वर्ण उससे उस पाई से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका पाई बीच में है, आधा ये लटक रहा है, आधा इसका भी इधर लटक रहा है, लेकिन ये सारे जो हैं वो पाई से जुड़े हुए हैं। लेकिन यही दो क और फ ऐसा व्यंजन वर्ण है जिसका पाई बीच में है और ये राइट साइड में आधा लटक रहा है। तो पहले क और फ का जान लेते हैं कि कैसे जुड़ते हैं। जब ये दूसरे किसी व्यंजन से जुड़ते हैं तब क्या होता है? ये कैसे लिखाता है? ऐसे कर कर इसको पूरा नहीं लिख करके आधा छोड़ देते हैं और तब इस दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ता है। जैसे क्या, आधा का और इसके साथ यह वर्ण जुड़ गया, इसको रोक दिया गिरने से, इसको रोक दिया, इस तरह से बचा लिया इसको, क्योंकि ये तो बिना पैर वाला हो गया। पैर है इसमें, ये एक्सेप्शनल हो गया, पैर है लेकिन फिर भी ये आधा लटका हुआ है, गिरने की स्थिति में था। तो उसको क्या किया, यह वर्ण जो है ये इसके आगे आकर इसको रोक लिया, गिरने से बचा लिया। तो इस तरह से फ भी इसी तरह से, जैसे फ्लोर, फ्लोर होगा तो आधा फ होगा, ये आधा फ है, और ये इसका ल जो है इसको थाम लिया, गिरने से बचा लिया, फ्लोर। व्यंजन को संयुक्त करने की विधि, व्यंजन जो है इस संयुक्त कैसे होता है इसकी विधि जानेंगे। तो व्यंजन को पहले दो प्रकार में बांट दिया। पाई वाले व्यंजन जोड़ने के लिए
दो प्रकार में पहले बांट दिया, पाई वाले व्यंजन और बिना पाई वाले व्यंजन। पाई वाले व्यंजन जिसको हम नहीं गोल से घेरे हैं वो सब पाई वाले व्यंजन है, और जिसका रेड से सर्कल कर दिए हैं वो बिना पाई वाले व्यंजन है। तो पाई वाले व्यंजन में भी क और फ थोड़ा और सबसे अलग है, ये एक्सेप्शनल अपवाद है। बाकी सबका पाई देखोगे कि किनारे है उससे वो जुड़ा हुआ, उस पाई से। इसमें पाई बीच में आ गया और दोनों साइड बना हुआ है। तो ये जब किसी दूसरे व्यंजन के साथ संयुक्त होता है तब वो कैसे लिखाता है, इस तरह से क लिख करके इसको ऊपर लाकर छोड़ देते हैं, पूरा नीचे नहीं लाते हैं। जब हम पूरा नीचे ला देंगे, इस तरह से लिखेंगे, तब ये क्या हो जाएगा क या, पूरा उच्चारण करेंगे क का और या, क या। लेकिन हमको बोलना है क्या, क्या यानी आधा क का उच्चारण करना है। तो ये आधा हो गया व्यंजन, आधा का, और य उसमें आ की मात्रा क्या। तो जब क और फ में भी वही है, फ आधा लिखे हैं, उसके बाद ल पूरा है, उसमें ओ की मात्रा है र, फ्लोर। इस तरह से लिखाता है। बाकी जो सारे हैं पाई वाले व्यंजन वो कैसे जुड़ेंगे। अब जैसे मान लो ख ले लेते हैं, तो ख का पाई हटा देंगे, ये आधा हो जाएगा। जैसे ख या ल, ख्याल, ख्याति, या ती, ख्याति। यानी इसका पाई हटा देंगे तो ये आधा व्यंजन कहलाएगा। जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ख य में आ, ल जोड़ अ, ये आधा ख हो गया, ख, या में आ है या, ये या हो गया, और ये ल है, ये ल हो गया, ख्याल। इस तरह से वर्ण विच्छेद करेंगे तो हलंत लगाकर, और जब किसी दूसरे व्यंजन के साथ इसका संयुक्त करेंगे तो इस तरह से मिलाकर लिखेंगे। संयुक्त करने में क्या होता है, पहला व्यंजन आधा होता है और दूसरा व्यंजन पूरा होता है। तो इस तरह से ये संयुक्त होकर कर फिर लिखाता है, तब वो कहलाता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में पहला वर्ण आधा होगा, दूसरा वर्ण पूरा होगा। जैसे और जब हम इसको लिखेंगे, शब्द में प्रयोग करेंगे, तो इस तरह से संयुक्त कर कर लिखेंगे। उसी तरह से अब देखो ये सबका तो समझ में आ जाएगा। जैसे मग्न, म आधा ग और न, इसका पाई को हटा देंगे, ये आधा बन जाएगा। बाकी सारे के साथ यही है। जैसे ध, ध्यान, ध्यान आधा ध या और न, ध्यान बन गया, संयुक्त हो गया। इसके साथ इसको जोड़ देना है, ये हो गया ध्यान। यानी कि जितने भी पाई है, जिसको भी हमको आधा लिखना है तो उसके पाई को हम हटा देंगे, ये आधा हो जाएगा, और उस तरह से ये वाक्य में शब्द में प्रयोग होगा। लेकिन अब जैसे देखो ये अंग है, अंग तो बिना पाई वाला है, लेकिन इसको कैसे हम शब्द में प्रयोग करेंगे। तो जैसे गंगा, ऐसे कुछ ऐसे व्यंजन वर्ण है जिसको कि हम हलंत लगाकर आधा व्यंजन व्यक्त करेंगे कि ये आधा है। लेकिन जब हम इसको लिखते हैं तो ये मालूम है कि अंग क्या है, ये पंचमाक्षर है, पांचवा अक्षर है, अपने ही वर्ग का पांचवा अक्षर है, ये 5 है, ये भी पांचवा 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 है। और हम लोग को मालूम है कि जब पंचमाक्षर अपने ही वर्ग के किसी, पांचवा तो अपना हो गया, तो अब ये 4 बचा। जब ये अपने ही वर्ग के किसी वर्ग से पहले आएगा, जैसे इसमें ग से पहले आएगा, ग इसी वर्ग में आ रहा है, इसी वर्ग के पहले ही आ जा रहा है पंचमाक्षर, तो इसको हम लोग अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। जैसे गम गा, तब हम यहाँ अनुस्वार के रूप में प्रयोग करेंगे। ये जो है बिना पाई वाला है, लेकिन
इसको जब हम किसी शब्द के साथ संयुक्त करेंगे तब हम उसमें हलंत लगाएंगे। जैसे इया, अब इया भी पंचमाक्षर है, ये कैसे संयुक्त होगा? आधा है, फिर ये ज है, फिर यह। ये पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर अपने ही वर्ग से पहले आया, अपने ही वर्ग के ज से पहले आ गया है। तब हम क्या करेंगे? इसके जगह पे अनुस्वार लगाएंगे, सन जय। अब हम इसी प्रकार से संजय लिखते हैं, इसी प्रकार से गंगा लिखते हैं। ये पंचमाक्षर है ना, ये तो आसान है, इसके साथ तो पाई लगा हुआ है, घंटा, घंटा। इसके पाई को हम हटा देंगे और लिख देंगे ना। इसमें भी हो जाएगा जैसे अन्न, अपने ही द्वित हो गया, लेकिन हुआ तो ये अपने ही समान व्यंजन से जुड़ रहा है, लेकिन ये क्या हो गया? ये आधा ना, इसका पाई हटा दिए और फिर ये लिख दिए पूरा, तो ये हो गया अन्न। माँ में वैसे ही हो गया, जैसे म्यान, आधा माँ या ना, म्यान। तो म्यान में इसका पाई हटा देंगे और उसके बाद वाला जो व्यंजन है उसको लिख देंगे, तब ये संयुक्त हो जाएगा। क्योंकि संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन जो है वो आधा होता है और दूसरा व्यंजन पूरा होता है। इस तरह से संयुक्त होता है। और संयुक्त करने की विधि क्या है? तो क को हम लोग उस तरह से लिखते हैं, फ को वैसे लिखते हैं, और बाकी जितने पाई वाले हैं उसका पाई हटाकर हम लोग व्यंजन से जोड़ देते हैं। पंचमाक्षर में ये जो है 5 पंचमाक्षर, उसमें से ये जो है अंग, उसमें हलंत लगेगा क्योंकि पाई है नहीं, इसलिए हलंत लगा के लिखेंगे। और चूंकि गंगा हम लोग ऐसे लिखते नहीं है, गंगा कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये जो पंचमाक्षर है वो अपने ही वर्ग से पहले आ गया, अपने ही वर्ग के वर्ण से, अपने ही वर्ग के वर्ण से ये पहले आया है, इसलिए उसके जगह पे अनुस्वार लगता है। उसी प्रकार से संजय में भी संजय है ना, ये आधा ज है, इसको अनुस्वार के रूप में यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये पंचमाक्षर है और अपने ही वर्ग से पहले आया है। लेकिन कहोगे कि मैम यहाँ जो है य र ल व, इसमें तो पंचमाक्षर है ही नहीं, इसमें तो 4 ही वर्ण है, 4 ही है, य र ल व, और नीचे में भी तालवेशम उधंसा दंसा है, ये भी 4 ही है, इसमें तो पंचमाक्षर है ही नहीं। तो इसका कैसे होगा संयुक्त? इसका कैसे होगा? इसको हमारे शिक्षाविदों ने, जो विद्वान लोग थे, जो नियम बना रहे थे, उन्होंने कहा कि ये स्पर्श व्यंजन है, ये अंतस्था व्यंजन है और ये 4 उष्म व्यंजन है। तो उन्होंने कहा कि अंतस्था और उष्म व्यंजन जो है, इन दोनों व्यंजनों का पंचमाक्षर अंग होगा। अंग, इसको कैसे लिखते हैं मात्रा में? इस तरह से, यानी अनुस्वार जिसको बोले, अनुस्वार। अनुस्वार किसका भाई है? अनुनासिक का छोटा भाई है। क्यों अनुनासिक का छोटा भाई है? अनुनासिक के उच्चारण, अनुनासिक, नासिक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नाक। तो अनुनासिक के उच्चारण में हम नाक और मुंह दोनों का प्रयोग करते हैं, जबकि अनुस्वार जो है, अनुस्वार, इसका उच्चारण सिर्फ मुंह से होता है, सिर्फ केवल मुंह। तो ये चूंकि 2 चीज इसमें प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये बड़ा कहलाएगा, और इसी का छोटा रूप जो सिर्फ मुंह से उच्चारण हो रहा है वो छोटा हो गया। तो अनुनासिक बोले या चंद्र बिंदु बोले, ये हो गया अनुनासिक। तो इसमें नाक और मुंह दोनों उच्चारण करने में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग हो रहा है, जबकि अनुस्वार में सिर्फ मुंह से इसका प्रयोग होता है। तो इसलिए ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें 2 उच्चारण करते समय 2 चीज का प्रयोग हो रहा है, नाक और मुंह, और इसमें सिर्फ मुंह का प्रयोग हो रहा है। तो हम ये लिखें, कहीं कहीं इसके जगह पे हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब देखो,
हमारे विद्वानों ने कहा कि अंतस्थ और उष्ण व्यंजन का पंचमाक्षर अंग है, यानी अनुस्वार है। तो ये जब भी य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य ष, दंत स, ह इन 8 वर्णों से पहले अगर आता है तो अनुस्वार लग जाएगा। जैसे या का पहले ले लें, इसको इरेज कर दें, थोड़ा सा साइड वाला इरेज कर देते हैं तो समझ में आएगा। तो हमारे विद्वानों ने कहा कि अंतस्थ और उष्ण व्यंजन जब किसी शब्द से संयुक्त करेगा और ये आएगा, उसके बाद तो वहां क्या लगेगा, अनुस्वार लगेगा। जैसे संयोग, यह आ रहा है तो उसके पहले अनुस्वार लग जाएगा। उसके बाद र ले लो, र का जैसे संरक्षक, अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं अंग का, संरक्षक। ल का ले लो, ला, वह है संवाद। तालव्य श से ले लो, संशय। मूर्धन्य स से याद नहीं आ रहा है कि इसे शब्द है भी या नहीं, हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमको एकदम दिमाग में नहीं आता है, आ रहा है बात। स, इस स से देखो, संसार। हा से क्या हो जाएगा, संहार। तो बोला कि जब व्यंजन के बाद दूसरा अगर ये आता है अंतस्थ या उष्ण व्यंजन, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, अनुस्वार लग जाएगा। देखो यहाँ य है, य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य ष से तो याद नहीं आ रहा है, दंत स और ह। तो ये इस तरह से संयुक्त होकर कर लिखाएगा। बाकी जो पाई वाले हैं या बिना पाई वाले हैं, वो अगर किसी व्यंजन के साथ संयुक्त होते हैं तो वो पहला व्यंजन जो होगा वो आधा होगा और दूसरा पूरा लिखाएगा। अब जैसे यहाँ देखो घंटा बताए, ये घंटा ऐसे भी लिखा सकता है, या ये पंचमाक्षर है और अपने ही वर्ग से पहले आया है तो इसको हम इसके दूसरा रूप इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं घंटा। क्योंकि पंचमाक्षर अगर अपने ही वर्ग के चारों वर्ण के पहले आ जाता है, इन चारों में से कोई वर्ण के पहले अगर आ जाएगा अष्टवर्गीय ना, तो वहां पे क्या लग जाएगा, अनुस्वार। यहाँ भी वही बात बोले कि अगर अंतस्थ और उष्ण व्यंजन के पहले आता है तो ये क्या लग जाएगा, अनुस्वार के रूप में इसका प्रयोग होगा। ये है हमारा पाई वाले व्यंजन को संयुक्त करने की विधि, कि कैसे उसको संयुक्त करते हैं, कैसे लिखते हैं पाई वाले का। और बिना पाई वाला जो है अंग, छ, त, ठ, द, ढ, न तो खैर है पंचमाक्षर इसलिए, द, र और ह, ये जो 9 है बिना पाई वाले, ये कैसे दूसरे व्यंजन के साथ संयुक्त होंगे, कैसे जुड़ते हैं, ये हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी घट जाता है, बहुत लंबा है नहीं देखेंगे और फिर वो कॉम्प्लिकेटेड भी होते चला जाता है। अब पहला वाला बात फिर समझ में नहीं आता, ऐसे थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे तो वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसको देखोगे, पढ़ोगे, समझ लोगे, फिर जब तक दूसरा वीडियो बनकर आएगा तब तक ये अच्छी तरह से तुम लोग समझ लोगे इस बात को। तो पाई वाले जो है, पाई वाले व्यंजन को संयुक्त करने की विधि नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। आज बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए
बाय बाय, टेक केयर।